नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास चलने वाली है, जिसमें आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जा कर के जुड़ें, जहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ से आप बहुत आसानी से पीडीएफ देख सकते हैं। ओके, 1 मिनट। तो इससे पहले मैंने स्त्री प्रजनन अंगों के बारे में बताया था। ठीक, स्त्री प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ाया था जो। इसके बाद आज स्त्री के प्रजनन अंग के जो बाह्य प्रजनन अंग थे उसके बारे में बताया था, और आज का टॉपिक है आंतरिक प्रजनन अंग। ठीक, तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो आज हम देखने वाले हैं आंतरिक प्रजनन अंग। ठीक, तो आंतरिक प्रजनन अंग में सबसे पहले आता है आपका अंडाशय। ठीक, स्त्रियों के प्रजनन अंग में अंडाशय सबसे पहले आता है। ये बादाम के आकार की 2 रचनाएं होती हैं जो कि श्रोणि गुहा में दोनों ओर एक एक स्थित हैं, दोनों साइड में एक एक स्थित होती हैं। ठीक, अंडाशय की रचना तंतुमय ऊतक पेशी से बनी है। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं बच्चों, लाइक कर दो और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक, अंडाशय का बाह्य भाग जो होता है, अंडाशय का जो बाह्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कॉर्टेक्स पर जननांगीय एपिथेलियम का आवरण रहता है। वह अंडाशय प्रमुख 3 कार्य करता है। पहला, अंडाणु का उत्पादन। दूसरा, प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन। मासिक धर्म पर नियंत्रण। ठीक, अंडाशय में बड़ी संख्या में अंडाणु पाए जाते हैं और प्रत्येक अंडाणु एक कोश में रहता है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रत्येक बालिका के अंडाशय में जन्म से ही 2 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल पेशियां पाई जाती हैं। यौनारंभ तक प्रत्येक अंडाशय में इनकी संख्या लगभग 10,000 ही रह जाती है, और किशोरावस्था में अंडाशय में फॉलिकल परिपक्व हो जाते हैं और फॉलिकल से अंडाणु के बाहर आने से पूर्व फॉलिकल में परिवर्तन होने लगते हैं। वही फॉलिकल में एक दीवार बनती है जो पर्याप्त मोटी आंतरिक, जो मोटी तह के रूप में रहती हैं। क्या होती है? मोटी तह के रूप में हो जाती हैं। वही फॉलिकल में एक द्रव्य पदार्थ भी बन जाता है, जिसे लीकर फॉलिक्यूल कहते हैं। इससे फॉलिकल का आकार बहुत बढ़ जाता है। ठीक, पूर्ण परिपक्व फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक, अब फॉलिकल की सतह फट जाती है तथा अंडाणु बाहर पेरिटोनियम गुहिका में आ जाते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके पेपर में भी आए स्त्री प्रजनन अंगों के बारे में। ठीक, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को ईमानदारी के साथ शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक, फॉलिकल के फटने के पश्चात वह रक्त के थक्कों में भर जाता है तथा कुछ समय बाद वह एक ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कार्पस लुटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लुटियम कहते हैं। ठीक, अंडाणु के निषेचित हो जाने की स्थिति में प्लेसेंटा जो होता है बनने से पूर्व कार्पस लुटियम प्लेसेंटा का कार्य करता है। ठीक, और वही फॉलिकल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और यही हार्मोन जो होता है इसी के प्रभाव के फलस्वरूप गर्भाशय के स्तर फूल जाता है। इसी प्रकार कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और यही स्राव प्रभाव
एंड्रोमीटियम पर पड़ता है तथा वह अधिक मोटा तथा फूला हुआ बन जाता है। जिससे क्या होता है, गर्भावस्था में इसी मोटी एंडोमीटियम से अंडकोश को पोषण प्राप्त होता है। ठीक, यौनारंभ से ही योनि का परिपक्वीकरण अनेक रूप से होता है। उसके आकार में वृद्धि होती है तथा त्वचा मोटी हो जाती है। योनि मार्ग से होने वाला स्राव बाल्यावस्था में क्षारीय हो जाता है, परंतु यौनावस्था में जो यौनारंभ अवस्था होती है वह अम्लीय हो जाता है और अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है। औसतन 12 से 13 वर्ष के आसपास मासिक स्राव आरंभ हो जाता है। डिंबवाहिनी नालिकाएं देखते हैं। डिंबवाहिनी नलिकाएं ये दो पतली नलिकाएं होती हैं। इन्हें हम 4 भागों में बांटा जाता है। कीप अथवा पादकाष्ठिका, ठीक, ये नालिका का वह भाग है जिसे हम पेरिटोनियम गुहा से आरंभ होने वाला भाग है। ठीक, यह कीप के आकार का चौड़ा भाग होता है। दूसरा है लुम्बिका। लुम्बिका नली का घुमावदार भाग है, इसकी दीवार पतली होती है। ठीक, आगे है संयोजक। संयोजक जो एम्पुला क्या होता है, एम्पुला को डिंबवाहिनी नली से जोड़ने वाला संकरा भाग है। गर्भाशय भाग गर्भाशय से लगा होता है और डिंबवाहिनी नलिकाएं 3 परतों की बनी होती हैं। पहला बाह्य परत जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, दूसरा एक पेशीय परत, तीसरा रोमम एपिथेलियम का आंतरिक भाग झुर्रीदार होता है ताकि नली फैल सके। इसी नलिका की सहायता से अंडाणु अंडाशय में से गर्भाशय तक पहुंचते हैं और प्रत्येक नली की लंबाई लगभग 100 से 125 मिलीमीटर होती है और इसके अंदर बहुत ही सरकरा छेद होता है जिसे अंडाशय के पास से इसका सिरा जो होता है सिरा होता है कुछ चौड़ा तथा उभरा होता है और अंडाणु जैसे ही डिंब ग्रंथि से परिपक्व होता है यह डिंबवाहिनी इसे ग्रहण कर लेता है। ठीक, धीरे धीरे अंडाणु जो होता है डिंबवाहिनी नलिका से घुसता चला जाता है और गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है और वही अंडाणु जो होता है पूर्णतः गतिहीन होता है, परंतु डिंबवाहिनी के मांसपेशियां संकुचन के बदलाव, जब संकुचन होता है उसके दबाव से तथा इसके आंतरिक भागों में स्थित रोए के समान रचनाओं की सहायता से यह आगे की ओर बढ़ता है और वाहिनी के आंतरिक उभार निरंतर गर्भाशय की ओर लहराते रहते हैं, जिससे क्या होता है उसकी यही गतिशीलता अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है और वही अंडाणु का डिंबवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है और वही पेशी की दीवारों के आकुंचन, प्रसरण तथा रोम के हलचलों से ये अंडाणु आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद गर्भाशय होता है। आंतरिक मैंने अभी डिंबवाहिनी के बारे में बताया, अब गर्भाशय के बारे में जानते हैं। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। गर्भाशय सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय मांसपेशियों की मोटी दीवार की बनी एक खोखली थैली होती है। आप सब याद रखना, स्त्री के प्रजनन अंगों के आंतरिक अंगों को पढ़ रहे हैं। ठीक, इसका आकार नाशपाती के समान होता है। यह लगभग 3 लंबी होती हैं। जिसका ऊपरी भाग लगभग 2.5 से चौड़ा होता है। क्या होता है, 2.5 मिलीमीटर से चौड़ा होता है तथा नीचे की ओर धीरे धीरे चौड़ाई कम होकर गर्भाशय ग्रीवा पर लगभग 1 रह जाता है। ठीक, गर्भाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग, यह भाग डिंबवाहिनी नलिका से गर्भाशय की
वो खुलने वाला भाग है, वही गर्भ प्रतिस्थापना यही होती है। मध्य भाग या ऊपरी भाग से आरंभ होकर निचले भाग तक फैला हुआ शिशु का विकास इसी स्थान पर होता है। निम्न भाग यह एक तंग संकरा भाग होता है। इसका आंतरिक भाग गर्भाशय तथा मध्य भाग योनि मार्ग से खुलता है। अब गर्भाशय के कार्य देख लेते हैं। अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो। गर्भाशय के कार्य, फर्स्ट है गर्भ प्रतिस्थापना, सेकंड है गर्भ का विकास, थर्ड है प्रसव का समय। गर्भ प्रतिस्थापन में जैसे निश्चित डिंब का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना और 9 माह तक शिशु को विकास के लिए आश्रय देना, फिर उसके बाद संकुचन विमोचन क्रिया से शरीर का बाहर आने में सहायता करना, यही गर्भाशय के कार्य होते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा स्त्री के आंतरिक अंगों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो।